कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 पाठ संख्या 2 पतंग। ये एक कविता है जिसके कवि हैं आलोक धनवा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवि परिचय, काव्यसार और थोड़ी सी कविता की व्याख्या की थी, उसकी समझ प्राप्त की थी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी की जो कविता है उसकी व्याख्या करते हैं, इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताता है कि इन बच्चों के पांव में, उनके तलुओं में कपास बधी है, यानी कि जन्म के साथ ही पांव में रुई बांधकर ही वे आए हैं, जिससे इनको न तो कठोर सतह का आभास होता है, न चोट लगने का भय रहता है, और इसीलिए वे बेसुध होकर भागते दौड़ते रहते हैं। हम सब जानते हैं बच्चे एक जगह टिक कर रहते नहीं हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। तो इसे देखकर कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ रुई लेकर पैदा होते हैं। रुई कैसी होती है? मुलायम और नर्म। तो इसके माध्यम से हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे कपास होती है मुलायम और सफ़ेद, वैसे ही बच्चों की वो जो भावनाएं हैं वो कपास की भांति, रुई की भांति ही स्वच्छ, निर्मल और कोमल होती हैं, पवित्र होती हैं। लेकिन यहाँ एक विशिष्ट अर्थ अगर हम लेना चाहे तो यह भी हो सकता है कि बच्चों की निर्मलता और निष्कपटता की बात है, और ऐसे निर्मल व्यक्ति ऊंचे उठ सकते हैं जिनमें बच्चों सा हल्कापन होता है, निर्मलता होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह एक विशिष्ट अर्थ भी यहाँ से हम ले सकते हैं। तो बच्चों के निर्मल पांव के तलुओं से रुई का बंधा होना, ये रुई के माध्यम से बच्चों का हल्कापन और रुई की सफ़ेदी के माध्यम से बच्चों की निर्मलता की भी बात कवि ने बता दी है। आगे भी कवि बच्चों के दौड़ने की बात करते हैं और कहते हैं, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। यहाँ भी बच्चों के पांवों की गतिशीलता का बिंब है। बेचैन पैर यानी चंचलता की बात है। यहाँ वहाँ भागते रहते हैं बच्चे, तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी भी घूमती हुई उनके पैरों के आसपास रहती है। प्रकृति भी मानो उनकी सहायक होती है। और जब वे पतंग के पीछे बेध्यान होकर दौड़ते हैं, जब पतंग को देखते हैं तो उन्हें सुध ही नहीं रहती और भागते रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, पतंग की ओर अपनी दृष्टि टिकाए रखना। तो जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, तब छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी बच्चे जब बेसुध होकर भाग रहे हैं तब लगता है क्या उनके पांवों को ये छतों की कठोरता महसूस नहीं हो रही? तब लगता है ये छतें ही उनके लिए शायद नरम हो गई होगी, या दूसरे अर्थ में कहें तो छतों को
वे नरम समझते हैं। मतलब उनके मन में छतों की कठोरता का कोई एहसास ही नहीं है। यहाँ भी स्पर्श बिंब है, यानी बच्चे पतंग उड़ाते हुए इतने बेसुध होकर दौड़ते कूदते रहते हैं मानो छत की कठोरता उन्हें छूती ही ना हो। आइए आगे बात करते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो यहाँ भी बिंब है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ध्वनि बिंब है जिसको श्राव्य बिंब भी कहते हैं। यहाँ बच्चों के पांवों की जो आहट होती है, उनकी पदचाप वो इस तरह मालूम होती है मानो बच्चे जहां जहां जिन दिशाओं में भी भाग रहे हैं वहां जैसे मृदंग बज रही हो। मृदंग एक ढोलक की तरह ही दिखने वाला एक वाद्य यंत्र है। जब वे बच्चे चारों ओर भागते हैं तो लगता है मानो वे सारी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, ऐसा संगीत उत्पन्न हो रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यहाँ बच्चों का दौड़ना कभी कोई कैसा लगता है? बच्चों का दौड़ना झूला झूलने के समान लगता है। जब हम झूला झूलते हैं तो हम अपने आप को ऊपर की ओर धक्का देते हैं, खींच ले जाते हैं ऊपर, उसी को पेंग भरना कहते हैं। तो बच्चे जब तेजी से भागते हैं तो झूला झूलते हुए नजर आते हैं। और साथ ही कवि कहते हैं डाली की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी हम अगर किसी पेड़ की डाल को खींचे और छोड़ दें तो वह तेजी के साथ वापस अपनी पहले की स्थिति में चली जाती है। उसकी लचक, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो लचीलापन है उसे ऐसा करने में सहायक होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। ऐसे किनारे जो खतरनाक है, जहां से गिरकर वे चोट खा सकते हैं, तो ऐसी जगह जब वे भागते दौड़ते पहुंच जाते हैं तब उनके शरीर का लचीलापन किसी पेड़ की डाल की तरह उनको वापस सुरक्षित स्थिति में पहुंचा देता है। वे पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग की डोरी को खींचते खींचते या भागते हुए इस स्थिति में आ जाते हैं कि वे अब गिर सकते हैं। तो वे अपने शरीर को फिर से ऐसा कर लेते हैं कि वे सुरक्षित स्थिति में वापस आ जाएं। तो उनका यह जो लचीलापन है वो किसी पेड़ की डाल की तरह है जो उनकी सुरक्षा करता है। दोस्तों, ये जो लचीलापन है ये बड़ा आवश्यक है हमारे जीवन में। एक छोटी सी बात करके मैं फिर कविता पर आता हूं। एक बार एक व्यक्ति कन्फ्यूशस के पास जाता है और उनसे एक सवाल करता है कि जरा बताइए कि ये जो हमारे दांत है ये हमारे जन्म के 1 साल 1.5 साल बाद निकल आते हैं, उसके पहले तो दांत होते नहीं हैं। जबकि हमारी ये जो जीभ है वो जन्म के साथ ही हमें मिली हुई होती है, फिर भी हमारे ये दांत जो है वो बुढ़ापे में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि दांत बाद में आए तब भी चले जाते हैं और जीभ पहले आई फिर भी उसे कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? तो कन्फ्यूशस ने उस व्यक्ति को बताया कि दांत जो है वह कठोर है, तो जो चीजें कठोर होती हैं वे टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। जबकि हमारी ये जो जीभ है उसमें लचीलापन है, वह फ्लेक्सिबल है। तो ये जो उसका लचीलापन है वही
उसको लंबे समय तक जीवित रखता है, वैसे का वैसा रखता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी चाहिए कि हम लचीले बने, कठोर न बने। आइए अब आगे की कविता की बात करते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ कवि शरीर के संगीत की बात करते हैं। क्या कहते हैं? तो जो बच्चों का शरीर है वो जब हिलता डुलता है, जब कभी आप बहुत खुश होकर काम करते हैं तो उस काम के लय पर आपका शरीर झूमता है, और यही है रोमांचित शरीर का संगीत। तो बच्चों का शरीर तो हमेशा रोमांचित रहता है, हमेशा संगीतमय रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनको पतंग उड़ाते समय जो खुशी मिलती है, जिस रोमांच का अनुभव उन्हें होता है, तो उनके शरीर का ये जो लय है, यह जो संगीत है, वह उन्हें बचा लेता है। जब वे ऐसे खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं तब उन्हें उनके शरीर का लचीलापन बचाता है और उनके रोमांचित शरीर का यह संगीत उन्हें बचा लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो एक धागे के सहारे उड़ती हुई पतंग ऐसी ऊंचाइयों पर उड़ रही है जो धड़कन बढ़ा देने वाली है। तो धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंग केवल एक धागे के सहारे उन्हें थाम लेती है। यानी जब ऐसा कुछ होता दिखाई देता है कि बच्चा अचानक छत के उस कोने पर आ गया है और वह गिर सकता है, तब ये धागा ही मानो बच्चों को गिरते हुए थाम लेता है, उन्हें बचा लेता है। कवि की कल्पना है ये कि उनके शरीर का लचीलापन उन्हें बचा लेता है। तो कभी कभी कहते हैं कि उनका रोमांच, उनका आनंद से भरा शरीर और संगीत उनको बचा लेते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पतंग को थामने वाली जो डोर है, वह डोर ही बच्चों को बचा लेती है, थाम लेती है। आगे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ होता है छिद्र, या फिर कहें तो रोएं। हमारे पूरे शरीर पर जो रोएं होते हैं वहां छिद्र भी होते हैं, तो उसकी बात है। तो हो सकता है कि कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जैसे पतंगे उड़ रही है, ऐसे ही ये बच्चे भी अपनी कल्पनाओं के धागों से बंधकर ऊंचे आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ पतंगे नहीं उड़ती है, पतंगों के साथ साथ बाल सुलभ उमंगे, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं भी मानो आकाश को छूने का प्रयास करती हैं, और ऊंचे वे उड़ना चाहते हैं, आकाश को छूना चाहते हैं। आइए अगले अंश को देखते हैं। क्या कहते हैं कवि? अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस अंश में तो कवि हमें बच्चों का एकदम नया ही रूप दिखाते हैं। देखिए, कवि कह रहे हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तो और भी निडर हो जाते हैं। यानी पतंग उड़ाते समय जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते गिरते बच जाते हैं, तो उनका डर गायब हो जाता है। अब उनको मानो किसी प्रकार का भय नहीं लगता और वे दुगने जोश और उत्साह के साथ
छत पर आ जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और तब ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चे नहीं हैं, बल्कि इनके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। यानी कि अगर कहीं बच्चे गिरे ऐसी संभावना हो तो मानो पृथ्वी ही वहां आकर उन्हें थाम रही हो, उन्हें गिरने से बचा रही हो, और इसीलिए पृथ्वी भी मानो बहुत तेजी से घूम रही है। तो यहाँ अंत में तो कवि ने बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करके उसको समझते हुए ये बताने का भी प्रयास किया है कि बच्चों के जीवन में अगर समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो वे उनसे डरते नहीं हैं। वे एक बार उनसे पार निकल जाते हैं तो उनका हौसला, उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और जीवन में आने वाली दूसरी मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ यह कविता की व्याख्या एवं समझूती पूर्ण होती है। मैं आशा करता हूँ कि कविता की जो व्याख्या मैंने की उसके माध्यम से आप पूरी कविता को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस कविता में कवि ने बाल सुलभ क्रियाकलापों, इच्छाओं और उमंगों का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही प्रकृति के बहुत सारे बिंबों की प्रस्तुति की है। प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है यहाँ, और इसके माध्यम से अंधकार से लड़कर प्रकाश की ओर जाने की और शुद्ध और पवित्र भाव से ऊपर उठने की बात कवि ने की है। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।